हम बात कर रहे थे कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो कि सिविल लॉ पेपर 2 का हिस्सा है और इसका एक पार्ट है पंजाब लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968। इन दोनों में से 40 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और को 15 नंबर के एमसीक्यूज भी। इस लास्ट अटेम्प्ट में एमसीक्यू आए 10 नंबर के और 20 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आया। तो ये आपका तकरीबन पासिंग मार्क्स का जो पेपर है वो कवर करता है लैंड रेवेन्यू एक्ट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके चंद टॉपिक हैं। हम वैसे इसको थॉरोली रीड करेंगे, लेकिन इसके टॉपिक जो पेपर में आते हैं वो ऑलमोस्ट 12 तक हैं। दोनों एक्ट के मिला के 12 13 टॉपिक बनते हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। चूंकि अब एमसीक्यू टाइप का पेपर है तो इस लिहाज से हमें इसको एमसीक्यू की तरह भी पढ़ना है, वन लाइनर भी हमने इसको प्रिपेयर करना है और डेफिनीशंस को इम्पोर्टेंट तरीके से हमें अच्छी तरह से करना है ताकि उनमें से जो एमसीक्यू आते हैं वो कवर हो सकें। और पहले मुझे थोड़ा थोड़ा आप एक दूसरे इंटरव्यू इंट्रो करवा दीजिए, अगर मेंबर्स कोई चंद लोग जो हैं, कि आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस हो गई है। ये आयशा आप बता सकते हैं कि आपने कब से तैयारी स्टार्ट की है या किस हवाले से। फिर मैंने मेरी मैं 1 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते ये हुए चलें, और इंट्रो मैंने आपका एंड ये पे फर्स्ट लेंगे टाइम। सबसे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसके नेम से आपको क्लियर होगा कि ये पंजाब के हद तक है। और आगे है लैंड, लैंड यानी ज़मीनों के मुतालिक है। और फिर इससे अगला वर्ड है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मुतालिक है कि रेवेन्यू जनरेट करना। इससे भी आपको समझ आ जाएगी कि रेवेन्यू जो है इसको हम कहेंगे कि कोई ना कोई इनकम जनरेट हो रही है, यानी पंजाब का जो प्रोविंस है वो लैंड से कोई इनकम जनरेट कर रहा, उसका ये लॉ है। ठीक है। अब ये लैंड की मैनेजमेंट को डील करता है और इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी उनको चीज़ें रिक्वायर हैं, जो प्रोसेस रिक्वायर हैं, उन सारे के मतलब हमें ये डिटेल्स बताता है। ये हम डेफिनेशंस पे आते हैं सबसे पहले। जी ये, और इसकी जो डेट है, इनेक्टमेंट डेट, ये आपने अच्छी तरह इसको नोट डाउन करना है। 7 दिसंबर 1967, ये 7 दिसंबर 1967 को ये एक्ट बना था। क्योंकि ये एमसीक्यू के हवाले से ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़रूर कवर करनी होती है, जो अच्छे तरीके से आपने इसको हाईलाइट भी कर लेना है। 7 दिसंबर 1967 ये एक्ट के बनने का टाइम है। अब इसमें वो प्रियम्बल में पूछ सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कि ऑब्जेक्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to the making and maintenance। यानी कुछ लॉ अमेंड करने हैं या कंसोलिडेट करने हैं रिलेटिंग टू द मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ record ऑफ राइट्स, कि जो लॉ रिलेट कर रहे हैं एक record ऑफ राइट, यानी जो ज़मीनों के रिकॉर्ड है, जो उसके पेपर्स हैं, सारे इंतकालात हैं, उनको बनाना और उनको मेंटेन करना, उसके लिए जो भी लॉ है उनको ये अपील करेगा। द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब जो लैंड रेवेन्यू यानी ज़मीन पे जो टैक्स लगाना है गवर्नमेंट ने, उसको असेस कैसे करना है और फिर उसको कलेक्ट कैसे करना है, ये भी चीज़ें इस एक्ट में डील की जाएंगी। द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। अब एक रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट करना और उसके फंक्शन, जिस तरह तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। इनके अपॉइंटमेंट ऑन फंक्शंस ये भी ये एक्ट डील करेगा सारा। एंड अदर मैटर्स, बाकी सारे मामला कनेक्टेड विद द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब और इंसिडेंटल देयर, कि जो भी मामला प्रोविंस ऑफ पंजाब में लैंड रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट होंगे, वो सारे मैटर्स को ये एक्ट डील करेगा। इसकी प्रियम्बल अब ये है कि लैंड के मुतलका कोई भी मामलात हैं तो उन सब इश्यूज को
डील करेगा लैंड रेवेन्यू एक्ट, यानी लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक ही डील किया जाएगा। हम किसी और लॉ के तहत नहीं चलेंगे। ये इसका ऑब्जेक्ट है कि लैंड के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए और उसकी अमेंडमेंट की जाए। फिर लैंड रेवेन्यू, जिसको मालिया कहते हैं, अबियाना भी कहते हैं, उसकी असेसमेंट कैसे होगी और उसकी कलेक्शन कैसे हो। रेवेन्यू ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट क्या कैसे होगी, फिर उनके फंक्शंस क्या होंगे। आवाज आ रही है अब सब लोगों को? यस सर, आ रही है। Yes, अब भरिए। अब क्लियर आप सुन रहे हैं मुझे? ये कोई इंटरप्शन हो गई थी शायद सिग्नल्स की। सेक्शन 1 की हम बात करते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और इसका सब सेक्शन 2 है, इट extend to whole of province of Punjab except the tribal areas। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी का एमसीक्यू भी बन सकता है कि ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये सिर्फ प्रोविंस ऑफ पंजाब में अप्लाई करता है, लेकिन प्रोविंस में अगर कोई ट्राइबल एरियाज आ जाते हैं तो उन पे अप्लाई नहीं करेगा। जैसे फाटा के इलाके थे या कोई भी ट्राइबल एरिया है जिसको गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर देती है। गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी जगह को एक्सक्लूड कर सकती है कि यहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। सब सेक्शन 3 सेक्शन 1 का, it or any specified provision thereof shall come into operation in such areas or areas on such date or dates as government may by notification appoint this in this behalf। या इसकी अप्लीकेबिलिटी के लिए कि ये लॉ कब अप्लाई होगा, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए डेट मुकर्रर कर देती है कि इस डेट को ये लॉ फलां एरिया में अप्लीकेबल होगा। ये इसकी एक प्रियम्बल है कि ये लॉ क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, कौन से मामलात को डील करेगा और ये किस एक्सटेंट तक, कहाँ तक ये जो है लागू होगा, प्रोविंस की लिमिट में, यानी पंजाब के सारे प्रोविंस में अप्लीकेबल होगा सिवाय ट्राइबल एरियाज के। ये एक लॉ का, इस लैंड रेवेन्यू एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मकसद क्या है और इसके इसके तहत फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। ये चीज़ हमें ये बताता है। आज हम अपना मेन टॉपिक एक पढ़ते हैं, पार्टीशन का, जो इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होती है। सेक्शन 135 पे आ जाइए आप लोग। ये हम अब दरमियान से एक टॉपिक ले रहे हैं कि एक ये फंक्शन है कि जमीन की पार्टीशन की जाए। पार्टीशन का मतलब होता है तकसीम करना, जमीन की तकसीम करना। ये चैप्टर 11 इसको डील करता है, सेक्शन 135 से सेक्शन 150 तक। ये सेक्शंस पार्टीशन को डील करते हैं। अब जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होगी, यानी जो जमीन काश्ता है, काश्त हो रही है, काबिल काश्त है, तो उसकी पार्टीशन हो सकती है। पार्टीशन सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड की हो सकती है, बाकी किसी लैंड की नहीं हो सकती। अभी तक भी कोई वॉइस का प्रॉब्लम है या क्लियर है? सेक्शन 135, एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। पार्टीशन की एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी, पार्टीशन की एप्लीकेशन कौन देगा और कैसे दी जाएगी। आप सुन रहे हैं मुझे? अब आ रही है आप लोगों को आवाज? चलें ठीक है जी जी, सर, थैंक सर यू। अब आवाज आ रही है। सर अब सेक्शन है आवाज जी आ रही 135, 135।
पार्टीशन का 135 सेक्शन। सेक्शन 135 एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। एनी ज्वाइंट ओनर ऑफ लैंड, यानी कोई भी मुश्तरका मालिक ऑफ द लैंड, जमीन में जो मुश्तरका मालिक है, मे अप्लाई टू ए रेवेन्यू ऑफिसर फॉर पार्टीशन ऑफ हिज शेयर इन द लैंड, कि वो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकता है उस जमीन में जितना उसका हिस्सा है, जितना उसका शेयर है। अपने शेयर की हद तक वो पार्टीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसमें एमसीक्यू भी एक बन सकता है। ये जो पूरा आपका टॉपिक है पार्टीशन का, ये 20 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें एमसीक्यू भी काफी सारे हैं। सेक्शन 135 के तहत सिर्फ एमसीक्यू ये बन सकता है कि हु कैन अप्लाई फॉर द पार्टीशन ऑफ द लैंड, ऑप्शन 1। जिस तरह है कि एनी लैंड ओनर, ज्वाइंट ओनर, बोथ ए एंड बी, तो ये ज्वाइंट ओनर या एनी लैंड ओनर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि कोई भी जो मुश्तरका मालिक है या जमीन का मालिक है वो अप्लाई कर सकता है। Clause A, at the date of application, the share is recorded under Chapter 6 as belonging to him. Chapter 6 जो है वो डील करता है इंतकालात को, कि इंतकाल कैसे दर्ज होना है, किसी के नाम जमीन की मलकियत ट्रांसफर होके कैसे होनी है, ये चैप्टर 6 डील करता है। अब इसमें वो कहते हैं कि जिस दिन वो एप्लीकेशन देगा पार्टीशन की, तो उस दिन उसका इंतकाल उसके नाम होना चाहिए, यानी वो जमीन का मालिक होना चाहिए। Clause B, his right to the share has been established by a decree which is still subsisting at the date. क्लास बी में ये बात की गई है कि उसका जो जमीन में राइट है वो किसी डिक्री के थ्रू एस्टेब्लिश हो चुका हो, यानी उसकी फेवर में कोई सिविल कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की डिक्री मौजूद हो, और जिस दिन वो पार्टीशन के लिए अप्लाई करे वो उस दिन तक कैंसिल ना हुई हुई हो, इज स्टिल सबसिस्टिंग एट द डेट, यानी वो मौजूद हो। क्लास सी, A written acknowledgement of that right has been executed by all persons interested in the admission or denial thereof, या कोई रिटर्न अक्नॉलेजमेंट मौजूद हो उस पर्सन के राइट की जो अप्लाई कर रहा है, यानी उसके बाकी सारे जो मुश्तरका मालिक हैं उसके साथ जो हिस्सेदार हैं वो लिख के दे दें उसकी फेवर में कि ये हमारे साथ मालिक है, इसका राइट हमारे साथ जमीन में है। तो अगर इन 3 सूरतों में उन्होंने कहा कि पर्सन एनी जॉइंट ओनर अप्लाई कर सकेगा पार्टीशन के लिए, किसको अप्लाई करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर को। और क्लास ए बी सी के तहत अगर उसके नाम इंतकाल हो चुका हो, या सिविल कोर्ट की डिक्री उसकी फेवर में हो, या रिटर्न अक्नॉलेजमेंट हो उसकी फेवर में, यानी साथ वाले मुश्तरका मालिकान ने लिख के दे दिया हो कि ये हमारे साथ मालिक है, तो वो पर्सन अप्लीकेशन दे सकता है पार्टीशन। किसी का क्वेश्चन हो तो बताइए यहाँ पे, सेक्शन 135 या पहले जो बात हुई है हमारी। सर यहाँ पे एक लिखा हुआ डिनाइल, यहाँ पे इस बता देते हैं कि इधर डिनाइल का क्या मीनिंग आएगा। 135 सबको समझ आ गया है कि एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन कैसे होनी है? सर मैं पूछ रहा हूँ कि क्लॉज सी के अंदर डिनाइल का उसने लिखा हुआ है, ये बता देती हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर सबको समझ आ गया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो बोल के बता दे, माइक ऑन कर ले, कोई इशू नहीं है। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी जी बताइए। सर मैंने पूछना था क्लॉज सी के अंदर ये जी डिनाइल लिखा हुआ है, जी तो आपने तो ये बताया ना कि वो एक्नॉलेज करें साथ वाले उसके जो को शेयरर हैं, जी। तो यहाँ पे तो डिनाइल लिखा हुआ है, तो डिनाइल तो कहते हैं कि वो डिनाई कर दें इस बात को, हाँ, तो फिर डिनाइल ये यहाँ है कि डिनाइल। फिर उस बंदे का राइट खत्म हो जाएगा कि वो अप्लाई नहीं कर सकेगा पार्टीशन के लिए। ओके ओके। जी, क्योंकि जो पर्सन उस जमीन में, ये आप एंड पे देखेंगे, एग्जीक्यूटेड बाय ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन द एडमिशन और डिनाइल देयर ऑफ। अब यहाँ तक एक पहली बात खत्म हो गई, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट राइट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, यहाँ तक खत्म हो गई, ब्रैकेट क्लोज कर दें कि रिटर्न एक्नॉलेजमेंट और पर्सन के फेवर में आ गई। बाई ऑल पर्सन, उन तमाम पर्सन की तरफ से इंटरेस्टेड इन, जो कि इंटरेस्टेड हैं इन द एडमिशन, कि या वो एडमिट कर सकते हैं और डिनाई डिनाई कर सकते हैं और डिनाइल देयर ऑफ, कि जो मानने या ना मानने का अख्तियार रखते हैं उनकी तरफ से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट आ जाए। और सर क्लॉज बी
दोबारा से एक बार बता दे प्लीज। जी, his share to the his right to the share has been established, यानी उस बंदे का राइट उस जमीन में जो उसका शेयर बनता है हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश हो चुका है बाय ए डिक्री, यानी किसी भी कोर्ट की डिक्री से, विच इज स्टिल सबसिस्टिंग एट द डेट, जिस दिन वो एप्लीकेशन दे गया, यानी ताहाल तक वो डिक्री बहाल है, डिक्री कैंसल ना हुई हो, डिक्री उसकी हक में मौजूद हो, उसकी जमीन का जो राइट बनता है उसकी शेयर की हद तक उसकी फेवर में डिक्री मौजूद हो कोई, तब भी वो एप्लीकेशन दे जी सकता है। सर, जी सर हो गया, थैंक यू। चले जी, गुड। और कोई क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन नहीं है, अभी आपने जो पढ़ाया वो समझ आ गया सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने स्टार्ट कहाँ जी से लिया था? 135 से स्टार्ट लिया है या इससे पहले भी है? जी जी, 135 से हमने स्टार्ट लिया है। थोड़ा सा हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है बस लैंड रेवेन्यू एक्ट का, कि उसका प्रियम्बल क्या है, ओके। उसका मकसद क्या है। जी सर। हाँ जी, तो हमने यही उसमें डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट इसका ये है कि लैंड के जो भी मामलात हैं उसको चाहे पार्टीशन करना है, चाहे लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट करनी है, लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन है, रेवेन्यू ऑफिसर की अपॉइंटमेंट फंक्शन, ये सारा इसका ऑब्जेक्ट है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, कि ये सारे जमीनों के मामलात को डील करेगा। और लैंड रेवेन्यू एक्ट हमेशा एग्रीकल्चरल लैंड को डील करता है, रिहायशी जमीन को डील नहीं करता, जो कि सिट यानी अर्बन एरियाज हैं। ये रूरल एरियाज को डील करता है जहाँ पे जमीन काबिल काश्त होती है, उस जमीन। चले नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ते हैं, वो सेक्शन 135A, पार्टीशन इन केसेस ऑफ इनहेरिटेंस, के जो इनहेरिटेंस है, विरासत के मामला है, उनमें पार्टीशन कैसे होगी। तो 135 में हमने पढ़ा कि जनरली अगर कोई पर्सन अपने मुश्तरका मालकान से अपनी ज़मीन अलहदा करवाना चाहता है तो वो पार्टीशन की एप्लीकेशन दे दे कि बाकी मालकान से मेरी ज़मीन अलहदा की जाए। लेकिन 135A में एक ये अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया, इसमें एक बात अलहदा है कि अगर कोई इनहेरिटेंस का केस है, कोई पर्सन फोत हो जाता है और उसकी विरासत होनी है उसके बच्चों के नाम या उसके लीगल एयर्स के नाम, तो उसकी जो इनहेरिटेंस है वो ऑटोमेटिक होगी। वो कैसे होगी? सब सेक्शन 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 135, ये 135 में जो बातें कही गई हैं उनसे बगैर कोई, यानी ये सेक्शन मुतासर हुए बगैर अमल करेगा इमीडिएटली, फौरन आफ्टर द इनहेरिटेंस म्यूटेशन हैज बीन सैंक्शन, कि जब विरासत का इंतकाल हो जाए, एंड विदाउट एनी एप्लीकेशन, यानी कोई एप्लीकेशन यहाँ इस इनहेरिटेंस के मामलात में नहीं देनी, पार्टीशन की एप्लीकेशन नहीं आएगी। The revenue officer shall serve notice on all joint owners of the holding to submit within 30 days a scheme of private partition agreed to by all the joint land owners. रेवेन्यू ऑफिसर जिसने वो विरासत का इंतकाल किया है वो इन सारे लीगल एयर्स को नोटिस सर्व करेगा विथ इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर, कि आप सारे मालकान अपनी प्राइवेट पार्टीशन की स्कीम जमा करवाएं आके। स्कीम का मतलब ये है कि आप लोग आपस में एग्री हो जाएं कि कौन पर्सन कहाँ पे ज़मीन का पोजेशन लेना चाहता है, क्योंकि अगर 10 एकड़ ज़मीन है और 10 ही मालकान हैं, यानी 10 लीगल एयर्स हैं फौत होने वाले शख्स के, तो फिर उनको एक एक एकड़ कहाँ से देना है। तो वो उन्होंने ये नोटिस सर्व करेगा रेवेन्यू ऑफिसर के 30 दिन के अंदर अंदर आप लोग एग्री होके मेरे पास आ जाए कि आप कौन कौन सा पोजेशन लेना चाहते हैं। ये एक बात है। अगर वो एग्री नहीं होते तो फिर क्या सूरत हाल? सब सेक्शन 2, इफ द स्कीम ऑफ प्राइवेट पार्टीशन अंडर सब सेक्शन 1 इज सबमिटेड, अगर वो सारे लोग प्राइवेटली एग्री होके आ जाते हैं कि हमने आपस में डिवाइड कर लिया है जमीन कि कौन कौन सा पर्सन पोजेशन कहाँ पे रखेगा, तो फिर तो बात ठीक है। द रेवेन्यू ऑफिसर शेल अफर्म, यानी वो रेवेन्यू ऑफिसर उस स्कीम को अफर्म करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एंड द स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 147। सेक्शन 147 इससे नेक्स्ट है, वो ये बात करता है कि अगर प्राइवेटली कुछ मालकान एग्री हो जाते हैं आपस में कि वो पर्सन वहां पे पोजीशन रखेगा और मैं यहाँ पे रखूंगा, और आपस में वो एग्री हैं, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर को कोई पावर नहीं है कि वो उनकी तकसीम उनकी मर्जी के बगैर बना दे, वो जहाँ कहते हैं वहीं बनाई जाए। तो 147 में इसलिए इसमें डील किया गया है क्योंकि ये भी प्राइवेट पार्टीशन है। इनहेरिटेंस के मामलात में जब वो एग्री होके आ जाएंगे, तो जहां जहां वो एग्री हैं कि हमारा यहाँ पे पोजेशन होगा और एक दूसरे को कोई इतराज नहीं है, तो वो उनकी बात एक्सेप्ट कर ली जाएगी।
Subsection 3, notwithstanding anything contained in this act, a scheme for private partition between all joint owners may include site of town or village. अब सबसेक्शन 3 में वो कहते हैं क्योंकि ये एक्ट जो है सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को डील करता है, उसी की पार्टीशन को डील करता है, लेकिन वो सबसेक्शन 3 में ये बात इसकी इजाज़त दे दी गई कि अगर वो प्राइवेटली यानी आपस में एग्री होके किसी साइट, टाउन की साइट है या विलेज है, यानी वहाँ उनके घर मौजूद हैं या उस घर के मुल्हिका जगह है, साथ बिल्कुल जगह है, यानी दो घर हो और साथ ही एक प्लाट पड़ा हो, एक खाली जगह गांव है, तो अगर वो उन पे एग्री हो जाते हैं तो उस चीज की भी पार्टीशन कर दी जाएगी। Subsection 4, if the scheme under subsection 1 is not filed within the stipulated time, the revenue officer shall immediately commence proceedings for the partition of the joint holding. Subsection 4 में ये बात की गई है कि अगर Subsection 1 के तहत यानी जब रेवेन्यू ऑफिसर ने सब लीगल एयर्स को नोटिस सर्व किया कि आप आपस में प्राइवेट पार्टीशन करके मेरे पास एक स्कीम बना के ले आए, अगर वो इस चीज पे एग्री नहीं होते, सबसेक्शन 4 में ये कहते हैं कि अगर वो प्राइवेटली एग्री नहीं होते तो रेवेन्यू ऑफिसर फौरन उस जमीन की तकसीम की कार्रवाई शुरू कर देगा, पार्टीशन का जो प्रोसीजर है फिर वो ही अडॉप्ट करेगा कानूनन जो दिया गया। जहां तक कोई क्वेश्चन किसी का सेक्शन 135A इनहेरिटेंस के मामला केसेस में पार्टीशन का प्रोसीजर जो है। सर मेरा क्वेश्चन ये सब सेक्शन 3 के हद तक ये जो साइट ऑफ अ टाउन और विलेज, सर इसका बता दें, इसमें जो रेजिडेंशियल कौन सा मतलब होगा, विलेज या टाउन, उसके किस जी में आएगा, साइट को हम क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ कि सेक्शन 136 जो लैंड रेवेन्यू का है वो लगाता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑन पार्टीशन, कि पार्टीशन करने पे कुछ रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशन में वो शामिल करता है कि किसी भी साइट ऑफ टाउन या विलेज की पार्टीशन नहीं की जाएगी। विलेज का मतलब ये है कि गांव, यानी जहाँ पे रिहायशी इलाका हो, जहाँ पे घर हो, लोगों की काश्ता जमीन ना हो, वहाँ घर मौजूद हो। और साइट ऑफ टाउन होता है कि साथ मुल्हिका जगह, जिस तरह एक गांव है और उसके बिल्कुल दीवार के साथ जो जगह पड़ी है उसको भी साइट कहेंगे हम, ये साइट है, साइट ऑफ टाउन है, किसी टाउन कस्बे के साथ बिल्कुल है। और क्योंकि उस जमीन की वैल्यू ज्यादा होती है, वो कमर्शियल में आ जाती है, जब मुल्हिका जमीन है वो कमर्शियल में आ जाती है, इसीलिए उसको साइट ऑफ टाउन कहते हैं कि कस्बा की जो मुल्हिका जमीन होगी, साथ वाली होगी, बिल्कुल दीवार के साथ वाला जो एरिया होगा वो साइट होगी, और उसकी पार्टीशन इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि अगर किसी एक बंदे को वो अलॉट कर दी जाए तो उसकी वैल्यू तो ज्यादा है, और बाकी जो मुश्तरका मालिक हैं उसके साथ जो मालिक हैं उनका भी तो राइट बनता है, तो इसीलिए फिर उसको मुश्तरका वो रख देते हैं, पार्टीशन उसकी नहीं करते। सर मेरा एक सर क्वेश्चन है। जी सर प्लीज। इसमें जो आपने भी कहा कि सर जैसे स्टार्ट होता है, गांव की गली है, ठीक है, उसके जी साथ से पहला खेत स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहां से एक दो तीन करते करते रोड तक सारे खेत जाते हैं, ठीक है, मेन रोड तक, मतलब स्टार्ट वो गांव से हो रहा है, तो वो जो जी पहला खेत है या दूसरा उसके साथ, उसको हम साइट ऑफ टाउन कहेंगे? जी बिल्कुल, जो मुल्हिका प्लाट होगा, ये नहीं कि कोई 10 एकड़ है और सारे पूरे 10 एकड़ को हम साइट कह दें, तो इस तरह नहीं हो सकता। अब ठीक है। यानी 2 प्लाट हैं, 3 प्लाट हैं, उनको साइट हम कहेंगे। अगर कोई ज्यादा बड़ी लैंड है तो उसको साइट नहीं कहते, लेकिन अगर सड़क के साथ वो अटैच है और 10 मालकान है तो सबका हिस्सा है कि उनको फ्रंट पे हिस्सा दिया जाए सड़क के साथ। ये नहीं हो सकता कि सड़क के साथ मुल्हिका एक ही पर्सन को अलॉट कर दी जाए और बाकी को सारों को बैक साइड पे दे दी जाए। तो इस तरह पार्टीशन का मतलब ही यही है कि सबको बराबर हिस्सा दिया जाए, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। जी सर। और सर अगर गांव के बीच में कोई एक ऐसा पोर्शन है जिसके आसपास सिर्फ घर ही घर हैं, लेकिन वो एक जमीन का टुकड़ा है, तो फिर उसको हम किस सेंस में लेंगे? उसके भी हम साइट ऑफ टाउन लेंगे, जी सर। क्योंकि वो गांव के दरमियान में आ गया है, चाहे खाली पड़ा है लेकिन वो गांव के दरमियान में है, वो भी गांव का हिस्सा है। जी प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर अगर इन केस कोई एक जॉइंट ओनर जो है वो
प्राइवेट स्कीम के ऊपर वो राजी नहीं होता, जी तो उस सूरत में रेवेन्यू ऑफिसर किस तरह से पार्टीशन करेगा सर? ये हम फिर इसका प्रोसीजर पूरा पढ़ रहे हैं, 136 से लेके 146 तक सारा प्रोसीजर यही है कि अगर कोई पर्सन यानी मालकान आपस में एग्री नहीं होते तो उसका कानूनन पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि उसकी पार्टीशन कैसे होनी है। ओ ओके ओके सर। जी ओके, एक थैंक सौ 46 तक ये सारी प्रोसीजर यही बताया गया। एक क्वेश्चन आया है कि म्यूटेशन हैज बीन सैंक्शनड, इसको एक्सप्लेन कर दें। म्यूटेशन हैज बीन सैंक्शन का मतलब ये होता है, म्यूटेशन कहते हैं हम इंतकाल को, इंतकाल दर्ज करता है पटवारी और पास करता है रेवेन्यू ऑफिसर। किसी भी जमीन की मलकियत शो करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट शो करना होता है वो होता है इंतकाल, कि मेरे नाम इंतकाल है इस जमीन का। आप फिर उस जमीन के मालिक हैं अगर आपके नाम इंतकाल है तो ये कहते हैं कि म्यूटेशन हैज बीन सैंक्शनड, यानी उसके नाम इंतकाल हो चुका हो। सैंक्शन का मतलब है कि वो पास हो चुका हो, सैंक्शन हो चुका हो, उसके नाम इंतकाल के जरिए जमीन ट्रांसफर हो चुकी हो। ये होता है कि म्यूटेशन हैज बीन सैंक्शन, यानी इनहेरिटेंस का म्यूटेशन पास हो गया है, लीगल एयर्स के नाम जमीन ट्रांसफर हो गई है और उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट जो आ जाएगा कि हमारे नाम जमीन है तो उसको म्यूटेशन कहेंगे। सर। वो तो ऑटोमेटिकली पास हो जाती है ना इनहेरिटेंस की म्यूटेशन तो? जी नहीं, पटवारी को दर्ज करना होता है और रेवेन्यू ऑफिसर को पास करना होता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता। सर जब हम एप्लीकेशन तो सर हमने देनी होती है ना विरासत जी की इंतकाल के लिए, हमने जी जैसे ही एप्लीकेशन दी उसने देखा सारे वारसान के नाम जाते हैं, उसके बाद फिर वो जो उनके शेयर के अकॉर्डिंगली पहले तो वो उनको ये कहेगा कि आप अपना बता दें अपनी स्कीम, उसके बाद फिर अगर नहीं है उस पर तो फिर वो अपनी स्कीम के तहत शेयर कर देगा डिवाइड। जी बिल्कुल। अगर जब इंतकाल उसने कर दिया, एक विरासत की एप्लीकेशन आई, इंतकाल हो गया विरासत का, तो फिर वो 30 दिन के अंदर अंदर उनको नोटिस देगा, सबको जिनके नाम इंतकाल हुआ है, कि आके अपनी प्राइवेट पार्टीशन जमा करवाएं कि आप लोग एग्री होते हैं इस बात पे आपस में या नहीं होते। अगर हो जाते हैं तो वो उसको अफर्म कर देगा, अगर नहीं होते तो फिर सारा प्रोसीजर वही चलाएगा जो 136 से 144 तक वैसे जनरली पार्टीशन के लिए है, जो दूसरे मामलात में है जब कोई पर्सन एग्री नहीं होते। ये तो सिर्फ उन्होंने इनहेरिटेंस के केस की बात की ना, इनहेरिटेंस के अलावा ज्यादा पार्टीशन के केसेस होते हैं, तो उनका प्रोसीजर 136 से 146 तक बताया है उन्होंने। जी सर। जी एग्री नहीं होते तो सेम वही जनरल जो प्रोसीजर है वही चलेगा। और कोई क्वेश्चन? ओ सर, थैंक यू। जी चलो, सेक्शन 136, रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑन पार्टीशन, यानी रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ और लिमिटेशन है पार्टीशन पे कि किस चीज की तकसीम नहीं होनी, पार्टीशन नहीं होनी। आपको एक आइडिया समझ आया है कि पार्टीशन है क्या? यस, डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल, डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी बिटवीन द को ओनर्स, अमंग जॉइंट द ओनर्स। को ओनर्स। अगर 2 मालिक हैं, 3 मालिक हैं या 10 है, तो उन सब के दरमियान जो कानूनन तकसीम है उनके मलकियत के मुताबिक, यानी जितना उनका शेयर है उसके मुताबिक उनको स्पेसिफिक यूनिट अलॉट कर देना कि ये ज़मीन इस पर्सन की है, ये ज़मीन इस पर्सन की है, यानी पोजेशन फिक्स कर देना, इसको हम कहते हैं पार्टीशन। सेक्शन 136, नॉट विथ स्टैंडिंग एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 एंड 135A, जो सेक्शन 135 और 135A में बात की गई है उसके उसको खातिर में लाए बगैर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन की ए और बी क्लास बता दी। Places of worship and burial grounds held in common before partition shall continue to be so held after partition, कि जो इबादत गाहें हैं और कब्रिस्तान हैं, बरियल ग्राउंड, वो कॉमन रहेंगे, यानी पार्टीशन से पहले भी कॉमन है तो पार्टीशन के बाद भी कॉमन ही रहेंगे, उनकी पार्टीशन नहीं होगी। Equally divided between the owner as per value of a land and per document area। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जमीन की पार्टीशन के वक्त जिस पर्सन का जितना शेयर बनता है उसके उसको उतनी ही जमीन अलॉट की जाएगी, और वैल्यू ऑफ लैंड भी मद्देनजर रखी जाती है। वो चूंकि एक पार्टीशन की अगली बात है, हमने सिर्फ वो पढ़ना है जो एक्ट में चीज है, क्योंकि हमने एक्ट तक रहना है, इसे एक्ट से बाहर हमने नहीं जाना। ये पार्टीशन किस बेस पे की जाती है, यानी हिस्सा किस मालिक को किस बेस पे अलॉट किया जाएगा,
वो क्या होगा, यानी वैल्यू ऑफ लैंड, अब सड़क के पास, आबादी के पास, और उसकी लैंड की इम्प्रूवमेंट उसने क्या किया है, उसमें बाग लगाया हुआ है या क्या है, ये सारी इस एक्ट से बाहर की बातें हैं जो कि एक्ट में नहीं दी गई। इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। हमने वही पढ़नी है जो एक्ट में मौजूद है, ताकि हम आगे पीछे ना हो जाएं अपनी बात से। Clause A, places of worship and burial grounds held in common before partition shall continue to be so। और यानी इबादत गाहें और कब्रिस्तान जो हैं, जो पहले मुश्तरका थे, बाद में भी मुश्तरका ही रहेंगे, सब मालकान का उसमें हिस्सा होगा। क्लास बी, पार्टीशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नेमली। अब उन्होंने फिर आगे डिवीजन कर दी कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी पार्टीशन, एनी इम्बैंकमेंट, वाटर कोर्स, वेल और टैंक, और एनी लैंड ऑन विच द सप्लाई ऑफ वाटर टू एनी सच वर्क मे डिपेंड। कुछ ऐसी, यानी इम्बैंकमेंट कोई नाला है, वाटर कोर्स कोई नाल जो पानी का खाल होता है, वेल कोई कुआं या कोई टैंक या कोई तालाब है, या कोई भी ऐसी चीज जो पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, वो कोर्स या जिस पे पानी की सप्लाई डिपेंड कर सकती है, यानी नहर है, कोई दरिया है, तो उसकी भी पार्टीशन नहीं होगी। क्लास टू, एनी ग्रेजिंग ग्राउंड, कोई चरागाह है, यानी चोलिस्तान है या चरागाह मुश्तरका तौर पर कहीं ना कहीं मौजूद होती है कुछ एरियाज में, तो चरागाह सब लोगों की मुश्तरका होती है और पार्टीशन उसकी नहीं हो सकती। क्लास थ्री, एनी लैंड विच इज ऑक्युपाइड एज द साइट ऑफ टाउन, यानी टाउन का वो साइट है, यानी उसके साथ मुलिका है, और विलेज या वो गांव है, तो पूरा उस पे घर है सारे, मे बी रिफ्यूज्ड, वो उसकी पार्टीशन मना की जा सकती है, रिफ्यूज की जा सकती है। इन द ओपिनियन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, द पार्टीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज लाइकली टू कॉज इनकन्वीनियंस to the co-sharers or other person directly or indirectly interested therein, or to diminish the utility thereof to those persons। किस वजह से रेवेन्यू ऑफिसर मना कर सकता है कि अगर इस लैंड की पार्टीशन की गई साइट ऑफ टाउन की या विलेज की, तो ये दूसरे लोगों के लिए इनकन्वीनियंस पैदा करेगी, और यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी यूटिलिटी डिमिनिश करेगी। यूटिलिटी मतलब कोई गुजरने का रास्ता है, पानी का रास्ता है, या कोई हवा का रास्ता है, रोशनी का रास्ता है, तो ये शायद सारी यूटिलिटीज में आती हैं ये चीज़ें, इसलिए उसकी पार्टीशन नहीं हो सकती। इन लैंड्स पे उन्होंने पाबंदी लगा दी कि इनकी लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, इनकी पार्टीशन नहीं होगी। प्लेस ऑफ वर्शिप, बरियल ग्राउंड्स, एनी वाटर कोर्स, इम्बैंकमेंट, वेल, टैंक, साइट ऑफ टाउन, और विलेज या ग्रेजिंग ग्राउंड, इनकी पार्टीशन नहीं होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस में? सर सेक्शन आपने वन, कहा कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है सर, ये अथॉरिटी क्या रेवेन्यू ऑफिसर के पास है, वो और उसको वो लाजमी ये करेगा कि वो डिनाई कर सकता है, या ये उसकी उसमें जी, है जी उसकी तो अपडेट डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिशन है ये, लेकिन लीगली और कानूनन ये बात है कि किसी भी रिहायशी ज़मीन की पार्टीशन वो नहीं करेगा, क्योंकि जो रिहायशी ज़मीन है यानी विलेज है, यहाँ घर है, वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 अप्लीकेबल है, जो कि सिविल कोड को पावर दी गई है कि सिविल कोड उसकी पार्टीशन करेगी जो रिहायशी ज़मीनें हैं या रिहायशी यानी जहाँ घर बने हो। नहीं सर, जो साइट ऑफ विलेज है, मतलब जहाँ जो जमीन बिल्कुल ये रेवेन्यू करीब ऑफिसर की करीब। डिस्क्रिशन है, ये रेवेन्यू ऑफिसर की डिस्क्रिशन जी सर। है जी, मेक अ वर्ड चूज होगा। अगेन ज्वाइन कीजिए, हमारा जो है टाइम खत्म हो चुका है, तो दोबारा ज्वाइन करें।